हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे क्लास थर्ड के बारे में। पहले अपन ने क्लास 2 है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अपन सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी की बुक। और इसमें बायोलॉजी की जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाली यूनिट जो है, टेक्निक्स वाली यूनिट्स हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पेपर सेकेंड। इससे पहले अपन 2 क्लास है वो वीडियो आप लोगों ने देखे भी होंगे, नहीं भी देखे हैं तो वीडियो आपकी इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। तो अपना अगला जो आज का जो पॉइंट है वो अपना रहेगा कॉस्मिड, क्योंकि इससे पहले अपने चल क्या रहा था, वेक्टर्स चल रहे थे, डीएनए में वेक्टर्स चल रहे थे। तो वेक्टर अगला जो वेक्टर है वो कौन सा है, कॉस्मिड वेक्टर है। और कॉस्मिड जो है किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो अपन कह सकते हैं एक तो प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के साथ में लेम्डा फेज। लेम्डा फेज से कौन सी साइट ली गई है, कॉस साइट ली गई है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। कॉस साइट जो होती है एक दूसरे के साथ में बाइंड होने के लिए, एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन करने के लिए, एंड टू एंड जोड़ने के लिए, सर्कुलर प्लाज्मिड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसे कॉस साइट कहते हैं। यहाँ अपन देखेंगे इसमें यहाँ पे अपन देखेंगे इसे प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफाज कोस है ना, कोस प्लाज्मिड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसमें कोस साइट फाज डीएनए से लिया गया। इसमें फाज कौन सा है, लेम्डा फेज, लेम्डा कोस साइट। इनके दोनों एंड कोहेसिव होते हैं, मतलब दोनों एंड एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, कोहेसिव एंड होते हैं। इस वेक्टर को बैक्टीरिया तथा लेम्डा फेज में इंसर्ट किया जा सकता है। बैक्टीरिया में भी इसकी कॉपी बढ़ाई जा सकती है और वायरस के अंदर भी, वायरस कौन सा, बैक्टीरियोफाज लेम्डा फेज के अंदर भी इसकी कॉपी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसकी विशेषता, इसमें भी एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, सिलेक्टिबल मार्कर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कोल E1 कॉस्मिड, ये इसका एग्जाम्पल है। PH79, एक है PJB8, एक है PWE कॉस्मिड। हालांकि आपसे इतना कोई एग्जाम्पल में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इसका जो क्वेश्चन बनेगा आपके लिए वो ये बनेगा कि कॉस्मिड में कितने बड़े डीएनए साइज की कॉपी पॉसिबल है। तो आप कहोगे इसमें कॉस्मिड में 30 से 45 किलो बेस पेयर, इसमें 30 भी नहीं पूछे, डायरेक्ट आपको 45 किलो बेस पेयर ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। 45 किलो बेस पेयर डीएनए की कॉपी इसमें की जाना पॉसिबल है। तो यहाँ पे अपन देखें कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे कोस साइट है, ये कोस साइट है, और ये इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मतलब ये तो वो है रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये ओरिजिन ऑफ रीजन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगला अपन देखेंगे फाजमिड। ये टर्म सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि ये टर्म आपको पता रहे कि क्या टर्म है क्या नहीं है, इसलिए सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हालांकि इससे ज़्यादा डिटेल में कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे। सिर्फ आपको याद रखना प्रत्येक वेक्टर किससे बना है, कितने डीएनए की कैपेसिटी है, उसमें कितनी कॉपी वो कर सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। ये एक हाइब्रिड वेक्टर है, अपन जानते हैं, जो बैक्टीरियोफाज तथा प्लाज्मिड बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसमें भी बैक्टीरियोफाज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, लेकिन इसमें कोस साइट नहीं होती। इस वेक्टर में फिलामेंट फेज M13 वायरस को लिया गया है, ये याद रखना भाई। उसमें लेम्डा फेज था, इसमें कौन सा है, फिलामेंट फेज M13। कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करनी हो तो कौन सा वेक्टर यूज में लिया जाएगा, तो आप कहोगे इसमें M13 जो बैक्टीरियोफाज है वो यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। फिलामेंट होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए यूज में लिया जाता है M13। याद रखना भाई, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपी प्राप्त करने के लिए M13 यूज में लिया जाता है, प्लाज्मिड को यूज में लिया जाता है। इस वेक्टर को बैक्टीरियल सेल तथा फेज वायरस में भी पैक किया जा सकता है। ये फाजमिड अभी बता रहा हूँ, फाजमिड खासतौर से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये नोट डाउन करते रहना भैया आप लोग साथ साथ। इस वेक्टर के द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त की जा सकती है। मैंने नीचे लिख भी दिया है, हालांकि देखो इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसमें ओरिजिन रेप्लिकेशन के लिए DS और F1 दो, मतलब इसमें ओरिजिन रेप्लिकेशन यूज में ली जाती है। इकोलाई का भी यूज में लिया जाता है, और जो बैक्टीरियोफाज है उसका ओरिजिन रेप्लिकेशन भी यूज में लिया जाता है रेप्लिकेशन के लिए। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा VESM13 और M13 K07 है, या K07 है ये ना, ये दोनों है। इससे कोई आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर वगैरह ये। अगला अपन देखेंगे जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर होगा, बैक्टीरियोफाज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मतलब BSC।
अगला आ जाएगा BSC। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जब भी आपसे ऑप्शन में आता है तो आपको हमेशा पूछा जाता है 150 से लेकर 300 किलो बेस पेयर तक DNA की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए कौन सा वेक्टर जो है वो आपका सुटेबल वेक्टर है, तो उसके लिए कौन सा होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज में लिया जाता है। ठीक है ना। बैक्टीरिया को F प्लाज्मिड के मॉडिफाइड से बनाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो F फैक्टर होता है अपन जानते भी हैं कि F प्लाज्मिड जो होता है उसकी मॉडिफिकेशन से इसमें बनाया जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में लार्ज साइज DNA, मैंने बताया ना 150 से लेकर 300 किलो बेस पेयर, 300 किलो बेस पेयर की कॉपी की जा सकती है। इसे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में भी यूज में लिया गया था। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो बनाई गई थी, अपने ह्यूमन की कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस बनाई गई थी, उसमें भी यूज में लिया। इसे लार्ज वायरस DNA सीक्वेंस में भी यूज में लिया जाता है। ठीक है ना, किसी वायरस की कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग करनी हो आपको तो भी आप इसको यूज में ले सकते हो। BSC वेक्टर की साइज़ जो होती है खुद की, ठीक है ना, इसकी साइज़ खुद की कितनी होती है, 7.4 किलो बेस पेयर होती है, खुद की 7.4 होती है। और कॉपी कितने बड़े DNA की कर सकता है, तो 150 से लेकर 300 किलो बेस पेयर की कॉपी कर सकता है। अगला कौन सा आ जाएगा, YSC। इसकी विशेषता बताई थी मैंने। इसमें फिक्स क्वेश्चन एक ही आता है कि सबसे बड़े DNA की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए कौन सा वेक्टर सुटेबल होता है, तो YSC। कितने DNA की कॉपी कर सकते हो, कितना बड़े DNA कॉपी कर सकते हो, 3000 किलो बेस पेयर तक की कॉपी इसमें की जा सकती है। इसे अपन इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसे बैक्टीरिया में भी मल्टीपल किया जा सकता है और ईस्ट में भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसकी कॉपी को। यहाँ पे अपन देखेंगे YSC वेक्टर के द्वारा लार्जेस्ट DNA फ्रेगमेंट 1000 से 3000 किलो बेस पेयर की कॉपी की जा सकती है। YSC वेक्टर को फिजिकल मैपिंग ऑफ जीनोम तथा लार्ज जीनोम की कॉपी प्राप्त करने के लिए यूज में लिया जाता है। बड़े DNA की सीधी सी बात है, बड़े जीनोम की कॉपीज करना हो तो बड़े वेक्टर को यूज में लेते हैं कि उसमें एक साथ लॉन्ग DNA की कॉपी पॉसिबल हो सके। ठीक है ना। और फिजिकल मैपिंग जीनोम करनी हो तो भी कौन सा यूज में लेते हैं अपन इसको, YSC को। YSC वेक्टर को सर्वप्रथम म्यूरे और ये नाम दिया हुआ इसमें जोसेक ने 1983 में बनाया था। ठीक है ना। कई बार अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है YSC जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो म्यूरे और जोसेक के द्वारा बनाया गया था 1983 के अंदर। इसमें कौन से पार्ट पाए जा सकते हैं, YSC के अंदर कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो इस वेक्टर में टेलोमियर सीक्वेंस पाई जाती है, एक सेंट्रोमियर सीक्वेंस पाई जाती है, एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये जो टेलोमियर सीक्वेंस और सेंट्रोमियर सीक्वेंस है ये कहाँ से ली गई है, ये इससे लिया गया है। और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो बैक्टीरिया से, मतलब प्लाज्मिड से लिया गया है। इस वेक्टर में ऑरिजिन सीक्वेंस के रूप में ARS ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ऐड किया जाता है। देखो जब भी किसी भी DNA की रेप्लिकेशन स्टार्ट की जाती है तो उसे अपन कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के लिए आपको भी पता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे अपन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में तो ORIC लिखते हैं अपन, ORIC। ठीक है ना। और यूकैरियोट्स में जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, ARS कहते हैं, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो जो इस्ट है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। तो वहाँ से एक सीक्वेंस इसमें डालनी पड़ेगी। अगर यूकैरियोटिक किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर प्लाज्मिड को एक्सप्रेस करवाना है, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करनी है, तो आपको यूकैरियोटिक ओरिजिन सीक्वेंस होनी जरूरी है। तो इसमें दोनों सीक्वेंस होती है, प्लाज्मिड की ओरिजिन सीक्वेंस भी होती है और ARS सीक्वेंस भी होती है। तो ARS को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ऐड की जाती है। यह वेक्टर कैसा होता है, सर्कुलर होता है तथा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लीनियर किया जा सकता है। ठीक है ना। वैसे तो सर्कुलर होता है, लेकिन आप जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करोगे तो लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। आगे अपन देखें, इसमें सेंट्रोमियर एलिमेंट पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, CEN कहते हैं। टेलोमियर एलिमेंट पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं अपन, TEN कहते हैं। तथा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाई जाती है, ARS। ई कोलाई प्लाज्मिड में ऐड किया जाता है, प्लाज्मिड में बनाया जाता है। हालांकि मैंने बता दिया ना, प्लाज्मिड से कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये। क्लोनिंग के लिए ईस्ट में डाला जाता है तथा ट्रांसफॉर्म्ड ईस्ट की आइडेंटिफिकेशन रेड या वाइट कलर के आधार पर किया जाता है, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड ईस्ट जो होता है वो वाइट कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। जो कल बताया मैंने, सेम वही मेथड इसमें यूज में आता है। इसका कोई ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ इतना रखना है, इस वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में, हाँ ये जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया आपकी, कि YSC जो होता है उसमें सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में जो यूज में लिया जाता है वो क्या यूज में लिया जाता है, तो इसमें ये है URA3। ठीक है ना। तो यूरेसिल जो है इसके लिए जीन है ये,
और एक है TRP1, ये ट्रिप्टोफैन के लिए सिंथेसिस का जीन होता है, तो TRP1 को ऐड किया जाता है। अगर ये सिंथेसिस करेगा इसका मतलब बैक्टीरियल जो है या ईस्ट है वो मॉडिफाई हो चुका है, मतलब इसके जीन इसमें आ चुके हैं। ठीक है ना, ये याद रखना भी आपको कि YAC में सिलेक्टिबल मार्कर के रूप में कौन से जीन रेस्पॉन्सिबल है, कौन से जीन डाले गए हैं, तो आप कहोगे URA3 यूरेसिल सिंथेसिस है, और एक है ट्रिप्टोफैन TRP1 को ऐड किया जाता है। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सूटेबल वेक्टर, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस तैयार की गई थी, उसमें मोस्टली जो यूज़ में लिया गया था उसे YAC यूज़ में लिया गया था, क्योंकि YAC सीधी सी बात है इतनी बड़ी कॉपी कर सकता है, 3000 किलो बेस पेयर तक कॉपी कर सकता है, तो ज़्यादा सूटेबल है। ये देखो, ये इसके सिलेक्टिव मार्कर है URA3, और ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ये इसका है सेंट्रोमियर, ये ओरिजिन है, ये एक सिलेक्टिबल मार्कर है ट्रिप्टोफैन वाला, और ये जो है टेलोमियर सीक्वेंस का एलिमेंट है, ये इसके रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, और ये तो इसका है टेलोमियर सीक्वेंस है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आगे अपन देखेंगे रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के नाम से भी है कि ऐसे वायरस जो किसी भी RNA से DNA का निर्माण कर सकते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं, मतलब उल्टा करना। क्योंकि हालांकि अपन जनरल कंडीशन में देखते हैं DNA से RNA बनता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, RNA से DNA बनाया जा सकता है, और ऐसे DNA को क्या कहते हैं, cDNA कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अपन देखेंगे इस वायरस में एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी पाई जाती है, जिससे कैंसर सेल बनती है। एक तो यहाँ पे अपन देखेंगे रेट्रोवायरस जो खासतौर से कैंसर कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इन वायरस में एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी पाई जाती है, जिससे कैंसर कोज होता है। ठीक है, इन वायरस के द्वारा डिजायर्ड जीन को एनिमल सेल में इंसर्ट किया जा सकता है। रेट्रोवायरस है वो क्या करते हैं, किसी भी जीन को एनिमल की जीनोम में इंसर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसके कारण से जो एनिमल की जीनोम है उसमें क्या होता है, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होने के कारण से कैंसर और ट्यूमर होने की संभावना मैक्सिमम रहती है। एनिमल सेल में जीन ट्रांसफ़र के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, एनिमल सेल में अगर आपको जीनोम कोई डालना हो तो एनिमल सेल का जो प्रमोटर होता है वो कैसा होता है, कमज़ोर होता है। हमेशा याद रखना भी कि प्रमोटर जो है वो स्ट्रॉन्ग किसका होता है, जो रेप्लिकेशन कराने में, ट्रांसक्रिप्शन कराने में फास्ट हो उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कराने में कमज़ोर हो, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कराने में कमज़ोर हो और स्पीड स्लो हो, उसे अपन क्या कहते हैं, वीक प्रमोटर कहते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उनमें कैसा होता है, वीक प्रमोटर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें प्रमोटर जो है कौन सा यूज़ में लेता है, SV40 प्रमोटर को यूज़ में लिया जाता है। ठीक है ना, और एडेनो वायरस है, पेपिलोमा वायरस है, ये सभी ऐसे वायरस हैं जिनके द्वारा एनिमल सेल में कोई भी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखना भैया आपको। आगे अपन देखेंगे रेट्रोवायरस के द्वारा मेमेलियन सेल में स्टेबल रूप से जीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्योंकि स्टेबल का मतलब होता क्या है कि कोई भी जीन आपने किसी सेल में डाला, ठीक है ना, ये सेल है, ये कोई जीन है, इसका ये कोई जीनोम है यहाँ, अगर ये जीनोम इसके जीनोम के अंदर साथ जाकर यहाँ जुड़ जाए तो जब भी इस सेल से डिवीज़न होगा तो सब सेल में ये क्या जाएगा, साथ साथ जाएगा। तो ये परमानेंट जीन ट्रांसफ़र होता है, परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आपने कोई जीन डाला है वो साइटोप्लाज्म में यहाँ रह गया तो अगली पीढ़ी में जाए ना जाए, है ना। तो ये कंडीशन है कि रेट्रोवायरस क्या करता है, किसी भी एनिमल सेल के जीनोम के अंदर वो जाके जीन को ऐड करता है। इसलिए परमानेंट अगर जीन ट्रांसफ़र करना है, आपको किसी जीनोम के अंदर मॉडिफिकेशन करना है, तो रेट्रोवायरस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब देखेंगे अपन कि भी कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, न्यूक्लिएज।
न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियेज कहलाते हैं। फिर अपन देखेंगे एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियस का मतलब किसी भी डीएनए को जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच से कट करता हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस होता है, इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर आपको टर्म समझ में आए, ये डीएनए है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, 1 बाय 1 एंड से निकालता है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से कट करता है ऐसे, ये एक्सोन्यूक्लियस। अगर कोई डायरेक्ट यहाँ जाके कट करे, यहाँ जाके कट करे तो ये क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। ठीक है, तो अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यूज में लिया जाता है, तो हमेशा यूज में लिया जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम जो डीएनए को इनर साइड में क्लीवेज या कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे होते हैं कि जिस साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं उसी साइट के ऊपर वो कट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। मतलब इनकी साइटें जो होती है कैसी होती है, फिक्स होती है, इसलिए इनका नाम क्या क्या रखा गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नाम रखा गया है। वे एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहलाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मोस्टली यूज आने वाले एंजाइम होते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को विशेष पॉइंट से कट करते हैं या क्लीवेज करते हैं, जैसे ई को आर फर्स्ट, जैसे ये कट करते हैं GAA-TTC, ये सीक्वेंस है, और G और A के बीच में क्या करता है, कट करता है। यहाँ भी देख लो, यहाँ से कट करेगा, और यहाँ भी देखोगे तो यहाँ से कट करेगा। ये G और A के बीच में स्पेसिफिक कट लगाता है, तो हुए स्पेसिफिक। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देखोगे आप कि कोई भी सीक्वेंस जो होती है, रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए जो साइट होती है वो कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिससे लेफ्ट और राइट साइड से पढ़ने पर सेम आती है, या फिर अपन डीएनए के रेफरेंस में कहें, चाहे इसे 5 प्राइम से पढ़ो चाहे इसे 3 प्राइम से पढ़ो, सेम आएगी। ठीक है ना, जैसे एक साइड में 5 प्राइम है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 प्राइम, अगर उससे भी पढ़ोगे तो भी दोनों कैसी होगी, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होगी। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे GAA ये 5 प्राइम है, इसी का 5 प्राइम यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये भी कैसी है, GAA है। ये 3 प्राइम है, कैसा है, CTT है, इधर से आप ऐसे पढ़ो इसको 3 प्राइम को, CTT है, तो ये कैसी है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर जाके क्या करते हैं, ये कट लगाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरियल से प्राप्त किया जाता है, ये कल अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल में वायरल डीएनए को तोड़ते हैं तथा बैक्टीरियल जीनोम को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपनी प्रोटेक्शन शो करते हैं। ये बैक्टीरियल सेल की बैक्टीरियोफेज से प्रोटेक्शन करते हैं कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया को फाड़ देते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, ऐसे वायरस से क्या करते हैं, अपने बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन शो करते हैं। ये कल सभी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे तो आप लोग लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। एक इसका ये आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इक्वाराई फर्स्ट, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, 3 साइंटिस्ट है, जो इसमें कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है, तो आर्बर है, स्मिथ और नाथन्स है के द्वारा डिस्कवर किया गया था तथा इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियल जीनोम या डीएनए को क्लीवेज कट नहीं कर पाते क्योंकि उनका डीएनए मेथाइलेटेड होता है। ये कल अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपने बैक्टीरियल डीएनए को कट क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि बाहर से आने वाले वायरस को कट कर देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए में क्या होता है, मेथाइलेटेड होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ठीक है ना। जो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज में लिया जाता है क्योंकि ये इन विट्रो में डीएनए के स्पेसिफिक साइट को पहचानता है और वहीं से कट करते हैं, ये चीज़ें कॉमन है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड को पहचानता है। ये आप थोड़ा सा याद रखना भाई, कई बार पूछा जाता है कि रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होती है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आपको याद रखना 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, जहाँ भी वो पहचानता है, बाइंड होता है उसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। यहीं पर आके ये कट करेगा, जो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। अपन ऊपर जो बात कर चुके हैं, देखो रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पर डीएनए स्ट्रैंड के 2 प्रकार के एंड बनते हैं, ठीक है। ये कोई एक बार यहाँ देख लेते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की वह सीक्वेंस जो 5 प्राइम से 3 प्राइम तथा दूसरे स्ट्रैंड के 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ने पर सेम अपीयर होते हैं,
ठीक है। अर्थात एक दूसरे के कैसे होते हैं, मिरर होते हैं, जो अपन एक पर एग्जाम्पल देख चुके हैं। GAA जैसे यहाँ पे दिया GAA, तो इधर से पढ़ लो GAA, इधर से पढ़ोगे CTT, तो इधर से पढ़ोगे CTT, सेम है। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, आप देखोगे, देखो कि किसी भी DNA को जब आप कट करते हो तो दो प्रकार के फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं आपके। सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये DNA है, एक तो यहाँ से ये है कि इसको कट किया, यहाँ इस प्रकार से कट करता है सीधा ही, तो यहाँ से जो फ्रेगमेंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से। इसके दोनों एंड कैसे हैं, ब्लंट है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम, ऐसे ही है, देखो इधर भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार के एंड जिसके दोनों एंड सेम हो, दोनों एंड में कोई भी स्ट्रैंड बड़ा छोटा ना हो, इक्वल रूप से कटे हुए हो, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लंट एंड के नाम से जानते हैं। तो कुछ फ्रेगमेंट जो है वो ब्लंट एंड बनते हैं। अगर इसी का दूसरा अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो कि ये DNA का स्ट्रैंड है, इस पर कट लगे और ऐसा कट लगे, ऐसा कट लगे, यहाँ से अपन देखेंगे ऐसा कट लगे, तो इससे जो बनने वाला DNA है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे ये DNA बन गया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, ये देखो इसमें क्या हुआ, एक स्ट्रैंड ये बड़ा है इधर 5 प्राइम और इधर कौन सा बड़ा है 3 प्राइम। जब DNA को कट करें और दो स्ट्रैंड बने, उसमें से जैसे मान लो कि ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम है, तो एक स्ट्रैंड सिंगल वाला ये बड़ा है, इधर वाला ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो इस प्रकार के एंड जो बनते हैं उसे स्टिकी एंड कहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी में कौन से प्रकार के फ्रेगमेंट बनने चाहिए, स्टिकी एंड बनने चाहिए, ताकि यहाँ से दूसरा स्ट्रैंड आके ऐसा फिट हो सके, ऐसे ये फिट हो गया आके, ईजी रहता है। लेकिन यहाँ अगर सेम ऐसे DNA हो तो यहाँ पे जुड़ना मुश्किल होता है थोड़ा सा यहाँ सीधा, इसलिए ब्लंट एंड को इग्नोर करते हैं। अपन कौन सा स्ट्रैंड ज़्यादा यूज में लेते हैं, स्टिकी एंड वाले जो भी एंजाइम्स हैं वो यूज में लेते हैं, कि ऐसे एंजाइम जो स्टिकी एंड बनाते हो, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपन ज़्यादा यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे स्टिकी एंड बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, देखो यहाँ से कट किया और एक यहाँ से कट करेगा, तो कुछ इस प्रकार से फ्रेगमेंट बनेगा। देखो इधर ये छोटा ये बड़ा, इधर ये छोटा और ये बड़ा फ्रेगमेंट, ऐसे एंड बनेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीवेज से DNA फ्रेगमेंट का एक स्ट्रैंड छोटा व एक लॉन्ग हो तो उसे स्टिकी एंड कहते हैं, जो सेम बेस पेयर में जल्दी पेयरिंग करते हैं। अगर इनके जैसा सेम कॉम्प्लीमेंट्री कोई DNA आता है तो जल्दी से बेस पेयरिंग शो करते हैं। प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हिंड सेकंड को आइसोलेट किया गया था। पहला कौन सा आइसोलेट किया गया था, हिंड सेकंड सबसे पहले। देखो अब लगभग 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया जा चुका है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा टारगेट DNA व वेक्टर DNA को कट किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी एक तो ये DNA के स्ट्रैंड है, ये कोई DNA है, इसको आपने कट किया यहाँ, सेम उसी एंजाइम से आप इसको करोगे, वेक्टर को कट करोगे यहाँ से ऐसे, समझ गए। और ये कट का जो फ्रेगमेंट होगा वो इसमें सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, टारगेट DNA को भी और वेक्टर को भी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको कॉमन ध्यान रखना है। एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो स्टिकी एंड बनाते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो स्टिकी एंड बनाते हो कौन से हैं। इक्वाराई फर्स्ट स्टिकी एंड बनाता है, ये सीक्वेंस आप थोड़ा ध्यान रख लें, सीक्वेंस हालांकि पूछता नहीं है। बाम H फर्स्ट, HAL, XHOL, हिंड थर्ड। और ब्लंट एंड बनाने वाले, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ब्लंट एंड बनाने वाले कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA को जो कट करते हैं, दोनों स्ट्रैंड कैसे बनते हैं, बराबर बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल और देखोगे, हिंड थर्ड आ गया, PSTL आ गया और SAU3A आ गया। और इसमें एग्जांपल देखोगे ब्लंट एंड बनाने वाले, तो यहाँ पर SMAL, ALUL, HAE थर्ड और ECOR5, ये कैसे हैं, ब्लंट एंड है। आपको याद रखने दोनों भी एग्जांपल, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लंट एंड बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल कौन सा है, या स्टिकी एंड बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल कौन सा है।
एक चीज़ ये थोड़ा सा, हालांकि इतना कोई खास नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से बैक्टीरिया से, कौन से ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर हिंड थर्ड देखेंगे, ये बुक में से आप लोग देख लेना भाई इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने वाली बातें हैं, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हिंड थर्ड जो है ये किससे प्राप्त किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर देखेंगे BAM फर्स्ट, तो ये बेसिलस एमिलोक्यूफेसियंस से प्राप्त किया गया। इसी प्रकार से ये एक सीक्वेंस है, ये आप लोग देख लेना भाई। कई बार अगर पूछा जाए कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। ये तो सीधा से मैंने बता दिया कि करते क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होता है, वो कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर होता है। यहाँ से ये कट कर देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। टाइप की बात करें अपन, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको, एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको अभी। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टाइप फर्स्ट अपन देखेंगे। देखो, एक तो ये है कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ में आते हैं, तो आपको होगे सेकंड प्रकार का यूज़ में आता है, क्योंकि फर्स्ट और जो थर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट जहाँ वो रिकॉग्नाइज करते हैं उससे दूसरी साइड में जाके क्या करते हैं, वो कट लगाते हैं। जबकि अपने को क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक विशेष होता है कि जहां उसको रिकॉग्नाइज किए, जहां अपन चाहते हैं वहीं से वो कट करे। तो वो कौन सा कट कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप सेकंड वाला जो है वो यूज में आता है। फर्स्ट और थर्ड वो यूज में नहीं आता है। यहाँ पे अपन देखेंगे इनको, जैसे पहले फर्स्ट है, इनको डीएनए क्लीवेज के लिए मैग्नीशियम और एटीपी की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम और एटीपी की आवश्यकता होती है। और कैसा होता है ये एंजाइम, मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है, मतलब मल्टी प्रोटीन से बना होता है। ये डीएनए के रैंडम कहीं से भी कट लगाता है। ये डीएनए के मेथाइलेशन करते हैं, पहले मेथाइल जोड़ते हैं। पेंटामेरिक प्रोटीन से बना होता है। इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो अपन कह सकते हैं सैम की, SAM। तो एस एडेनोसाइल मेथियोनिन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे ये क्या करते हैं, इससे मेथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं पहले, ठीक है ना, की भी आवश्यकता पड़ती है जो मेथाइल ग्रुप देता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको कहा था कि एक कैरेक्टर बताऊंगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल, ई को बी फर्स्ट, ये बी से याद रखना भाई, फर्स्ट वाले जो हैं वो बी वाले होते हैं। इको बी फर्स्ट और इको K1, और इको के नाम से याद रखना इको K12 है, इको ए फर्स्ट। इको टर्म जो आ रहा है बार बार में, ये किस में आता है, फर्स्ट में आता है। इको B1, इको K1, इको K12 है, इको ए फर्स्ट। आगे अपन देखेंगे टाइप सेकंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सब इसी का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक साइट पे रिकॉग्नाइज करता है, सिंगल सब यूनिट सा बना होता है, ठीक है ना। ये सिंगल सब यूनिट का बना होता है। मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। वो कैसे होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। और ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट के कट करते हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज में लिया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है। ये तो सब जितने भी एग्जाम्पल वो इसी के होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। इसमें पूछा जाएगा तो हमेशा किसका पूछा जाता है, फर्स्ट का और थर्ड का एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्योंकि ये लोग इसे पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पे अपन थर्ड का एग्जांपल देखेंगे। ये रिकॉग्निशन साइट्स को मॉडिफाई एक्टिविटी करते हैं, सेम करेक्टर फर्स्ट वाला है इसका। मैग्नीशियम की आवश्यकता है, एटीपी की आवश्यकता है और सैम की आवश्यकता है। एस एडेनोसाइल मेथियोनिन की आवश्यकता है, मेथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। ये जहाँ डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं उससे 1000 बेस पेयर साइड में जाके कट करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है इसमें से 23 डाउन स्ट्रीम पे जाके कट करते हैं, 1000 नहीं 23 बेस पेयर पे जाके कट करते हैं, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम। एग्जाम्पल इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इको P1, इको P15 और हिंड थर्ड। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हिंड थर्ड वाला, ये हिंड F थर्ड है। ये हिंड F थर्ड जो है वो याद रखना टाइप थर्ड प्रकार का है, थर्ड से थर्ड याद रख लेना, टाइप थर्ड है ये। आप इसको क्या देख के लगता है जैसे सेकंड वाला हो, लेकिन सेकंड वाला नहीं है। इको P1, इको P15 और HINF थर्ड, ये कैसे होते हैं, तीसरे प्रकार के होते हैं। ये हेट्रोमेरिक सब यूनिट के बने होते हैं। टाइप फर्स्ट जो है रिकॉग्नाइज साइड से 1000 बेस पेयर साइड में काटता है, जबकि ये कहाँ पे काटते हैं, थर्ड वाला 23, 24 बेस पेयर साइड में कट करते हैं। फिक्स साइड पे कौन सा काटता है, सेकंड वाला काटता है। अब आगे ये एंजाइम्स हैं,
इस एंजाइम के बारे में कल बात करेंगे अपन। देखो, भी लाइट गई हुई है और काफ़ी गर्मी हो रखी है, पसीना नहीं रुक रहा है क्योंकि बारिश भी आ रखी है बाहर की तरफ। टॉर्च लगा रखी है मैंने, ये टॉर्च से थोड़ा सा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा आप लोग डेली वेट करते हो, इसलिए टॉर्च से बना रहा हूँ अभी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही काफ़ी देर से। तो आज के लिए इतना ही बन पाएगा और कल अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।